समुद्र के किनारे बैठकर वह घंटों आकाश और सागर को निहारता रहता। मन के गलियारे में घुटन की आंधी सरसराती रहती। ऐसा बार बार क्यों होता है? वह चाहता तो नहीं है अपना नियंत्रण खोना, पर जाने कौन से पल उसकी यादों से बाहर निकलकर चुपके चुपके मस्तिष्क की संकरी गली में मचलने लगते हैं। कदाचित इसीलिए उससे वह सब हो जाता है जो होना नहीं चाहिए। सुबह से 5 बार उसे फोन कर चुका है, पर फौरन काट देती है। 2 बार गेट तक गया, पर गेटकीपर ने कहा कि छोटी मेम साहिबा ने मना किया है गेट खोलने को। वह हताश हो समुद्र के किनारे चल पड़ा था। अपनी मंगेतर का ऐसा व्यवहार उसे तोड़ रहा था। घर पहुंचकर बड़बड़ाने लगा, क्या समझती है अपने आप को? जरा सी सुंदर है और बैंक में ऑफिसर बन गई है तो हवा में उड़ी जा रही है। मयंक के कारण ही अब उनका ऊंचे घराने से नाता जुड़ा था। जब विवाह तय हुआ था तब तो साक्षी ऐसी न थी। सीधी सादी सी हंसमुख साक्षी एकाएक इतनी बदल क्यों गई है? माँ ने मयंक की बड़बड़ाहट पर कुछ देर तो चुप्पी साधे रखी, फिर उसके सामने चाय का प्याला रखकर कहा, तुम हर बात को गलत ढंग से समझते हो। आप क्या कहना चाह रही हैं? वह झुंझला उठा था। मम्मी उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोली, पिछले हफ्ते चिरंजीव के विवाह में तुम्हारे बुलाने पर साक्षी भी आई थी। जब तक वह तुमसे चिपकी रही तुम बहुत खुश थे, पर जैसे ही उसने अपने कुछ दूसरे मित्रों से बात करना शुरू किया तुम उस पर फालतू में बिगड़ उठे। वह छोटी बच्ची नहीं है। तुम्हारा ये शक्की स्वभाव उसे दुखी कर गया होगा, तभी वह बात नहीं कर रही है। मयंक सोच में पड़ गया। क्या मम्मी ठीक कह रही हैं? क्या सचमुच मैं शक्की स्वभाव का हूँ? दफ्तर से निकलकर साक्षी धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी। फरवरी की शाम ठंडी हो चली थी। वह इधर उधर देखने लगी। उसका मन बहुत बेचैन था। शायद मयंक को याद कर रहा था। पापा ने कितने शौक से यह विवाह तय किया था। मयंक पढ़ा लिखा नौजवान था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छे पद पर था। कंपनी ने उसे रहने के लिए बड़ा फ्लैट, गाड़ी आदि की सुविधा दे रखी थी। बहुत खुश थी साक्षी, पर घड़ी घड़ी उसका चिड़चिड़ापन, शक्की स्वभाव उसके मन को बहुत उद्वेलित कर रहा था। मयंक के अलग अलग स्वभाव के रंगों में कैसे घुले मिले वह। लाल बत्ती पर कार रोकी तो इधर उधर देखती आंखें एक जगह जाकर ठहर गईं। ठंडी हवा से सिकुड़ते हुए एक वृद्ध को मयंक अपना कोट उतार कर पहना रहा था। कुछ देर अपलक साक्षी उधर ही देखती रही, फिर अचानक ही मुस्कुरा उठी। अब इसे देखकर कौन कहेगा कि यह कितना चिड़चिड़ा और शक्की इंसान है। इसका क्रोध जाने किधर गायब हो गया। वह कार सड़क के किनारे पार्क करके धीरे धीरे वहां जा पहुंची। मयंक जाने को मुड़ा तो उसने अपने सामने साक्षी को खड़ा मुस्कुराता पाया। इस समय साक्षी को उस पर क्रोध नहीं बल्कि मीठा सा प्यार आ रहा था। मयंक का हाथ पकड़कर साक्षी बोली, मैंने सोचा फोन पर क्यों मनाना रूठना, आमने सामने ही दोनों काम कर डालते हैं। पहले मनाने का कार्य मयंक कर रहा था, पर अब साक्षी को देखते ही उसने रूठने की ओढ़नी ओढ़ ली और बोला, अभी से बात बेबात नाराज होने का इतना शौक है तो आगे क्या करोगी? साक्षी मन को शांत रखते हुए बोली, चलो, कहाँ ले जाना चाहते थे? 2 घंटे आपके साथ ही बिताने वाली हूँ। मयंक अकड़ कर चलते हुए अपनी कार तक पहुंचा और अंदर बैठकर दरवाजा खोल साक्षी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। साक्षी बगल में बैठते हुए बोली, वापसी में आपको मुझे यहीं छोड़ना होगा क्योंकि अपनी गाड़ी मैंने यहीं पार्क की है। कार चलाते हुए मयंक ने पूछा, साक्षी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा, पर तुम्हारी बेरुखी से मुझे ऐसा ही लगता है। देखो मयंक, साक्षी बोली, हमें गलतफहमियों से दूर रहना चाहिए। मयंक एक अस्पताल के सामने रुका तो साक्षी अचरज से उसके साथ चल दी। कुछ दूर जाकर पूछ बैठी, क्या कोई अस्वस्थ है? मयंक ने धीरे से कहा, नहीं, और वह सीधा अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर के कमरे में पहुंच गया। उन्होंने देखते ही प्यार से उसे बैठने को कहा। लगा जैसे वह मयंक को भली भांति पहचानते हैं। मयंक ने एक चेक जेब से निकालकर डॉक्टर के सामने रख दिया। आप लोगों की यह सहृदयता हमारे मरीजों के बहुत से दुख दूर करती है, डॉक्टर ने मयंक से कहा। आपको देखकर कुछ और लोग भी हमारी सहायता को आगे आए हैं। बहुत जल्द हम कैंसर पीड़ितों के लिए एक नया और
सुविधाजनक वार्ड आरंभ करने जा रहे हैं। मयंक ने चलने की आज्ञा ली और साक्षी को चलने का संकेत किया। कार में बैठकर बोला, तुम परेशान हो कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ? नहीं, एक नेक कार्य के लिए आते हो ये तुरंत समझ में आ गया, साक्षी मुस्कुरा दी। मयंक चुपचाप गाड़ी चलाते चलाते अचानक बोल पड़ा, साक्षी, क्या तुम्हें मैं शक्की स्वभाव का लगता हूँ? साक्षी चौंककर सोच में पड़ गई कि यह व्यक्ति एक ही समय में विचारों के कितने गलियारे पार कर लेता है। पर प्रत्यक्ष में बोली, क्या मैंने कभी कहा? यही तो बुरी बात है। कहती नहीं हो, बस नाराज होकर बैठ जाती हो। ठीक है, अब नाराज होने से पहले तुम्हें बता दिया करूंगी। मजाक कर रही हो? नहीं, मुझे तुम्हारे रूठने से बहुत कष्ट होता है। साक्षी को उसकी गाड़ी तक छोड़कर मयंक बोला, क्लब जा रहा हूँ, चलोगी? आज नहीं, फिर कभी, साक्षी बाय करके चल दी। विवाह की तारीख तय हो चुकी थी। दोनों तरफ विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। एक दिन साक्षी की सास का फोन आया कि नलिनी यानी साक्षी की होने वाली नंद ने अपने घर पर पार्टी रखी है और उसे भी वहां आना है। ये भी कहा कि मयंक उसे लेने आ जाएगा। उस दिन नलिनी के पति विराट की वर्षगांठ थी। साक्षी खूब जतन से तैयार हुई। नंद की ससुराल जाना था, अतः सजधज कर तो जाना ही था। मयंक ने देखा तो खुश होकर बोला, आज तो बिजली गिरा रही हो जानम। पार्टी आरंभ हुई तो साक्षी को नलिनी ने सबसे मिलवाया। बहुत से लोग उसकी शालीनता और सौंदर्य से प्रभावित थे। विराट के एक मित्र ने उससे कहा, बहुत अच्छी बहुला रहे हो अपने साले की। मेरा साला भी तो कुछ कम नहीं है, विराट ने हंस कर कहा। मयंक ने दूर से सुना और मुस्कुरा दिया। माँ ने कहा था कि पार्टी में कोई तमाशा न करना और उनकी यह नसीहत उसे याद थी। इसलिए भी मयंक की कोशिश थी कि अधिक से अधिक वह साक्षी के निकट रहे। डांस फ्लोर पर जैसे ही लोग थिरकने लगे तो मयंक ने झट से साक्षी को थाम लिया। साक्षी भी प्रसन्न थी। काफी समय से मयंक उसे खुश रखने के लिए कुछ न कुछ नया करता रहा था। कभी उपहार लाकर, कभी सिनेमा या क्लब ले जाकर। एक दिन साक्षी ने अपनी होने वाली सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मयंक बचपन से ही ऐसे हैं क्या? एकदम मूडी। मम्मी ने सुनते ही एक गहरी सांस भरी थी। कुछ पल अतीत में डूबते उतरते व्यतीत कर दिए, फिर बोली, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। फिर क्या बताऊं साक्षी, सबको अपना मानने व प्यार करने के स्वभाव ने इसे ऐसा बना दिया। साक्षी ने उत्सुकता से सासू माँ को देखा, वह धीरे धीरे अतीत में पूरी तरह डूब गईं। पहले वे लोग इतने बड़े घर व इतनी हाई सोसाइटी वाली कॉलोनी में नहीं रहते थे। मयंक को शानदार घर मिला तो वे यहाँ आए। उस कॉलोनी में हर प्रकार के लोग थे और आपस में सभी का बहुत गहरा प्यार था। मयंक बंगाली बाबू मकरंद राय के यहाँ बहुत खेलता था। उनका बेटा पवन और बेटी वैदेही पढ़ते भी इसके साथ ही थे। वैदेही कथक सीखा करती थी। कभी भी मयंक भी उसका नृत्य देखता और खुश होता रहता। उस दिन राय साहब ने वैदेही की वर्षगांठ की एक छोटी सी पार्टी रखी थी। आम घरेलू पार्टी जैसी थी। मोहल्ले की औरतों ने मिलजुल कर कुछ न कुछ बनाया था और बच्चों ने गुब्बारे टांग दिए थे। इतने में ही वहां खुशी की मधुर बयार फैल गई थी। राय साहब बंगाली गीत गाने लगे तो माहौल बहुत मोहक हो गया। तभी किसी ने कहा, वैदेही का डांस तो होना ही चाहिए, आज उसकी वर्षगांठ है। सभी ने हाँ कही तो वैदेही भी तैयार हो गई। वह तुरंत चूड़ीदार पायजामा और फ्रॉक पहनकर आ गई। उसे देखते ही उसके चाचा के बच्चे मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगे। मयंक बोला, क्यों हंस रहे हो? कैसी दिख रही है बड़ी दीदी? इतनी प्यारी तो लग रही है, मयंक ने खुश होकर कहा। नृत्य आरंभ हुआ तो उसके बालों में गुथे गजरे से फूल टूटकर बिखरने लगे। वे दोनों बच्चे फिर ताली बजाने लगे। अभी वैदेही दीदी भी गिरेंगी। मयंक को उनका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह दोनों बच्चों को बराबर चुप रहने को कह रहा था। अचानक वैदेही सचमुच फिसलकर गिर गई और उसके माथे पर चोट लग गई, जिसमें से खून बहने लगा था। मयंक को पता नहीं क्या सूझा कि उठकर उन दोनों बच्चों को पीट दिया। तुम्हारे हंसने से वह गिर गई और उसे चोट लग गई। मयंक का ये कोहराम शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आया।
खासकर वैदेही को। वह संभल कर उठी और मयंक को चांटा मार दिया। साथ में ये भी बोली, क्यों मारा हमारे भाई को। सब कुछ इतनी तीव्रता से हुआ था कि सभी अचंभित से थे। वातावरण को शीघ्र संभालना आवश्यक था। अतः मैंने ही मयंक से कहा, माफी मांगो। मेरे कई बार कहने पर उसने बुझे मन से माफी मांग ली, पर शीघ्र ही वह चुपके से घर चला गया। हम बड़ों ने स्थिति संभाली तो पार्टी पूरी हो गई। उस छोटी सी घटना ने मयंक को बहुत बदल दिया था, पर वैदेही ने मित्रता को रिश्तेदारी के सामने नकार दिया था। शायद तब से ही मयंक का दृष्टिकोण भरोसे को लेकर टूट गया और वह शक की। मैं समझ गई, मम्मी जी। साक्षी के बीच में बोलते ही मम्मी अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गईं। विराट हमेशा बहुत बड़े पैमाने पर पार्टी देता था। उस दिन भी उसकी कॉकटेल पार्टी जोर शोर से चल रही थी। साक्षी उस दिन पूरी तरह से सतर्क थी कि मयंक का मन किसी भी कारण से न दुखे। जैसे ही शराब का दौर चला, वह पार्टी से हटकर एक कोने में चली गई ताकि कोई उसे मजबूर न करे एक पैग लेने को। मयंक वहीं पहुंच गया और बोला, क्या हुआ, यहाँ क्यों आ गई। कुछ नहीं मयंक, शराब से मुझे घबराहट हो रही है। ठीक है, कुछ देर आराम कर लो, कहकर वह प्रसन्नचित पार्टी में सम्मिलित हो गया। विराट के ऑफिस की एक महिला कर्मचारी के साथ वह फ्लोर पर नृत्य करने लगा। उस कर्मचारी का पति शराब का गिलास थामकर साक्षी की बगल में आ बैठा और बोला, आप डांस नहीं करती। मुझे इसका खास शौक नहीं है, साक्षी ने जवाब में कहा। मेरी पत्नी तो ऐसी पार्टीज की बहुत शौकीन है। देखिए कैसे वह मयंक जी के साथ डांस कर रही है। प्रत्युत्तर में साक्षी केवल मुस्कुरा दी। आपने कुछ लिया नहीं, ये गिलास मैं आपके लिए ही लाया हूँ। अगर यह सब मुझे पसंद होता तो मयंक सबसे पहले मेरा गिलास ले आते। साक्षी को कुछ गुस्सा सा आने लगा। लेकिन भाभी जी, ये तो कॉकटेल पार्टी का चलन है, यहाँ आकर आप इन चीजों से बच नहीं सकती। वह जबरन साक्षी को शराब पिलाने की कोशिश करने लगा। साक्षी निरंतर बच रही थी। मयंक ने दूर से देख लिया और पलक झपकते ही उस व्यक्ति के गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया। अरे वाह, ऐसा क्या किया मैंने। अकेली बैठी थी आपकी मंगेतर तो उन्हें कंपनी दे रहा था। अगर उसे साथ चाहिए होगा तो वह स्वयं मेरे पास आ जाएगी, मयंक क्रोध से बोला। वाह साहब, खुद दूसरों की पत्नी के साथ डांस कर रहे हैं। मैं जरा पास में बैठ गया तो आपको इतना बुरा लग गया। कैसे दोगले इंसान हैं आप। चुप रहिए श्रीमान। अचानक साक्षी उठकर चिल्ला पड़ी, मेरे मयंक को मुसीबतों से मुझे बचाना अच्छी तरह आता है और अपनी पत्नी से मेरी तुलना करने की कोशिश भी मत करिएगा। वह तुरंत हॉल से बाहर निकल गई। पार्टी में सन्नाटा छा गया था। मयंक भी स्तब्ध हो उठा था। धीरे धीरे उसे खोजते हुए बाहर गया तो साक्षी गाड़ी में बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह चुपचाप उसकी बगल में बैठ गया तो साक्षी ने उसके कंधे पर सिर टिका दिया। उसकी हिचकी ने अचानक मयंक को बहुत द्रवित कर दिया था। उसका सिर थपकते हुए बोला, चलें। साक्षी ने आंसू पोंछ अपनी गर्दन हिला दी। कार स्टार्ट करते मयंक ने सोचा, शुक्र है साक्षी मुझे समझ गई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।